नमस्कार सभी बच्चों को। मैं गजेंद्र सिंह आपके सामने पार्ट नंबर 6 3 वर्ग के बारे में आज हम बात करेंगे। यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। यूरोप का जो इतिहास है उनकी जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं, किस आधार पर यूरोप के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इसमें है भूस्वामी के द्वारा जो विवरण होते थे, जो लैंडलॉर्ड्स होता था उसके द्वारा क्या क्या विवरण दिए गए थे, उसके आधार पर ही पता चलता है कि यूरोप में आखिर क्या क्या होता था और यूरोप के समाज में किन बातों का प्रचलन था। उसके अलावा मूल्य विधि और उनके जो मुकदमे के द्वारा जो दस्तावेज बनते थे, जैसे कि मूल्य निर्धारण क्या है, मूल्य निर्धारण की विधियाँ क्या होती थी, तो उससे संबंध जो मुकदमे जो केस चला करते थे वो उस समय के जो दस्तावेज होते थे उससे ही पता चलता है यूरोप इतिहास की जानकारी। जैसे कि चर्च से मिलने वाले जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जो चर्च होते थे, चर्च में जो जो बर्थ सर्टिफिकेट होता था, जो डेथ सर्टिफिकेट होता था, उससे ये जानकारी प्राप्त होती थी कि यूरोप के इतिहास में क्या क्या होता था, उस समय कैसे कैसे लोग थे और उनके जीवन यापन या उनसे संबंधित उनका सामाजिक रहन सहन कैसा था। चर्च से प्राप्त अभिलेखों ने व्यापारिक संस्थाओं और गीत व कहानियों द्वारा त्योहारों और सामुदायिक गतिविधियों का बोध कराया है। जो सामुदायिक गतिविधियों का बोध किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? जो चर्च से प्राप्त जो अभिलेख हुए हैं और व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा जो गीत और जो कहानियाँ, जो त्योहारों पर जो ये सब फेस्टिवल के द्वारा जो प्राप्त जानकारी होती है, उससे पता चलता है कि उस समय का जो इतिहास था वो कैसा था, यूरोप के लोग कैसे अपने जीवन यापन को व्यतीत करते थे। अगला है सामंतवाद। एक तरह के कृषि उत्पादन को दर्शाता है जो सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित है। सामंतवाद जो था एक तरह के कृषि उत्पादन को दर्शाता है, जो कृषि का जो प्रोडक्शन था उसमें जो सामंतवाद उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ये जो सामंत और कृषकों के संबंधों पर आधारित था, इनके बीच जो संबंध होते थे सामंत और कृषक के बीच, वो कृषि उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। अब वो कैसे होते थे उनके बीच में, मतलब अच्छे संबंध थे, बुरे संबंध, उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में वे उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे। जो कृषक जो समाज होता था ये लॉर्ड को अपनी श्रम सेवा प्रदान करते थे, यानी कि मजदूरी के रूप में या काम करके उनके खेतों पर सेवा प्रदान करते थे, और उसके बदले में फिर लॉर्ड उनको क्या देता था? उनको सैनिक सुरक्षा देता था, ताकि उनकी जो भूमि है, कृषक के पास जो भूमि है या वो जो जहाँ लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा उनको मिल सके। तो ये किसके द्वारा? लॉर्ड के द्वारा उनको मिलती थी। और कृषक जो होते थे वो लॉर्ड की भूमि पर श्रम या मजदूरी किया करते थे। उसके बाद बात करते हैं सामंतवाद। सामंतवाद क्या है? ये जो सामंतवाद का जो ये शब्द है ये जर्मन भाषा से लिया गया है, और जर्मन भाषा के ऐसा कौन शब्द है? वो है फ्यूड। और फ्यूड का अर्थ क्या है? भूमि का टुकड़ा। याद रखना है, पेपर में आके बहुत ज़्यादा पूछते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि सामंतवाद से क्या तात्पर्य है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो इसमें हम आप क्या लिखोगे कि ये सामंतवाद जो शब्द है ये जर्मन भाषा के फ्यूड शब्द से बना है और जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा। सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले फ्रांसीसी विद्वान मार्क ब्लॉक के द्वारा भूगोल के महत्व पर आधारित मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर, जिससे कि लोगों के व्यवहार और रुख को समझा जा सके। तो सर्वप्रथम जो विद्वान थे मार्क ब्लॉक के द्वारा, ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इन्होंने सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने का विचार रखा और इनके द्वारा ये भूगोल के महत्व पर आधारित उन्होंने मानव के इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया, जिससे ये लोगों के व्यवहार और उनके बीच क्या क्या रुख है उसको समझने का इन्होंने प्रयास करा, और समाज के आगे बात रखी कि मनुष्य में किस तरीके से विचार उत्पन्न होते हैं, किस तरीके का व्यवहार होता है। आगे हम बात करते हैं फ्रांसीसी समाज का विभाजन। जो फ्रांस का जो समाज था वो किस आधार पे था और वो कितनी कैटेगरियों में विभाजित था? तो ये इसमें 3 कैटेगरियाँ थीं। पहला था पादरी वर्ग, दूसरा है अभिजात वर्ग, तीसरा है कृषक। इसमें जो पादरी वर्ग है इसके क्या क्या कार्य थे इस पर हम चर्चा करेंगे, और अभिजात वर्ग है इस पर हम चर्चा करेंगे क्या थे, और कृषक इस पर हम चर्चा करेंगे इसके कार्य क्या थे। तो ये 3 भागों में बटा हुआ था, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग। कि पूछ सकते हैं पेपर में फ्रांसीसी समाज कितने भाग में था? तो 3 भागों में विभाजित था। पादरी वर्ग के बारे में बात करते हैं। पहला, पादरी वर्ग के क्या क्या कार्य थे, क्या काम करते थे ये लोग, समाज में क्या इनकी स्थिति थी। तो ये पादरी वर्ग है इनका ईसाई समाज का ये मार्गदर्शन करते थे। क्या करते थे? मार्गदर्शन। जो ईसाई जो समाज के जो लोग थे
उनको जीने के लिए किस किस मार्ग के थ्रू अपने जीवन को जीना है, क्या क्या उनको कार्य करने हैं अपने जीवन में, तो ये पादरी वर्ग डिसाइड करते थे, पादरी वर्ग उनको लोगों को बताते थे। और क्या करते थे ये लोग, चर्च में धर्म उपदेश देते थे, लोगों को मैसेज प्रदान करते थे अपने रिलीजन से संबंधित, अपने धर्म से संबंधित। उसके बाद निश्चित नियमों का पालन, जो निश्चित जो नियम थे उनको पालन करने का, उनको कैसे आपको फॉलो करना है वो ये कार्य करते थे। धार्मिक समुदाय में रहते थे ये पादरी वर्ग जो थे, पादरी वर्ग निश्चित नियमों के अंतर्गत रह के धार्मिक समुदायों में रहते थे। जो जो धार्मिक इनके समुदाय कम्युनिटी होती थी उसमें ये लोग रहते थे। आम आदमी से दूर मठों में निवास करते थे, यानी कि जो लोकल कॉलोनी के जो लोग होते थे उनके आसपास नहीं रहकर, उनसे दूर रहकर, और इनके जो मठ होते थे, मठ होते एक तरीके का ये विहार होता है, एक जैसे मंदिर में रहकर जो आश्रम टाइप में जहाँ पर ये साधु संत लोग रहते हैं, ऐसे ही फ्रांसीसी समाज में भी ये लोग आपस में यहाँ पर रहते थे, धार्मिक जहाँ उपदेश देते थे, एकांत में रहकर, उनको मठ कहा जाता है। तो ये आम आदमी से दूर मठों में निवास करते थे। अगला है पादरी वर्ग। पादरी वर्ग नहीं, अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग क्या है, ये उच्च वर्ग की श्रेणी में आता है और ये पादरी वर्ग से थोड़ा नीचे होते हैं, मतलब सेकंड कंडीशन इनकी अभिजात वर्ग की आती है। और थर्ड किसकी आती है, कृषक की। तो हम बात कर रहे हैं अभिजात वर्ग की। तो ये अभिजात वर्ग के क्या क्या कार्य थे, इनका जीवन कैसा था, इसमें हम चर्चा कर रहे थे। तो इसमें क्या है, अपनी पसंद, अपनी संपदा पर स्थायी नियंत्रण था। जो इनकी जो अपने जो सोर्सेज होते थे, अपनी जो संपदा होती थी, उस पर इनका स्थायी कंट्रोल था, यानी कि इनका परमानेंट कंट्रोल था। इनके पास सैनिक क्षमता थी, अपनी आर्मी कैपेसिटी थी, न्यायालय लगाने के इन पर अधिकार होते थे, यानी कि अपनी कोर्ट लगा सकते थे, कोर्ट में कोई इनको फैसला चलाना है उसके लिए ये कोर्ट अपने जरिए निश्चित कर सकते थे और फैसला की सुनवाई करते थे ये लोग। उसके बाद अपनी मुद्रा का प्रचलन करते थे, अपनी करेंसी को ये लोग चला सकते थे, इनके पास ये अधिकार होते थे। अगला है नाइट। नाइट क्या है, ये अश्वसेना होती थी। अश्वसेना जो घोड़े पर रहकर एक तरीके से कार्य करती थी, जो लड़ने का कार्य करती है, युद्ध के समय सहयोग करती है सामंतों के लिए, तो उस वर्ग को क्या कहा गया, नाइट। तो ये धीरे धीरे अभिजात वर्ग में समय के साथ साथ एक नए वर्ग, इसी में ही एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ जिसको नाइट कहा गया, जो अश्वसेना की आवश्यकता के कारण इस वर्ग का उदय हुआ। क्योंकि अलग अलग जो क्षेत्र के जो आक्रमणकारी आक्रमण करते थे सामंतों पर, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक नए वर्ग का उदय करा, जो कौशल इनमें होता था, जो अश्व पर रहकर तीरंदाजी और तलवारबाजी करते थे। इसी को इन्होंने नाइट नाम दिया। कृषक वर्ग। इसमें कृषक वर्ग में क्या है कि जो कृषक होते थे, जो खेतीबाड़ी लोग करते थे, जो खेती से संबंधित लोग होते थे, उसको कृषक वर्ग कहा गया है। तो इसमें भी दो वर्ग इसमें आते हैं, इसमें भी दो पार्ट में, एक स्वतंत्र किसान होते थे और एक कृषि दास या सर्फ होते थे। तो स्वतंत्र किसान कौन होते थे, जिन पर अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखना, मतलब जो अपनी जो भूमि होती थी वो जो लॉर्ड के जो दी हुई भूमि है उस पर ये लोग कार्य करते थे और अपने उस पर मतलब स्वतंत्र होते थे, कोई दूसरे की भूमि पर कार्य नहीं करते थे, वो उनको प्राप्त हो गई, उससे अपना जीवन यापन ये लोग करते थे। और दूसरे क्या है, कृषि दास। जो लोग दास होते, दास से नाम से ही पता चलता है, दास वर्ग, यानी कि कृषि जो करते तो थे लेकिन उनके पास जो भूमि होती थी वो अपनी नहीं होती थी, वो लॉर्ड के भूखंडों पर कार्य करते थे। जो लॉर्ड का जो फील्ड होता था, लॉर्ड का जो खेत होता था, ये लॉर्ड की जो भूमि होती थी, वहाँ पे जो काम करते थे उस कृषकों को, उसको क्या कहा है, कृषि दास या सर्फ। राजा कृषकों को कभी कभी एक प्रत्यक्ष कर टैली लगाते थे। जो राजा हैं ये कृषकों पर एक टैक्स लगाते थे, इसको टैली कहा गया है। ये एक डायरेक्ट टैक्स होता था, डायरेक्ट कृषकों से लिया जाता था। इस कर से पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग, पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग ये इससे कर मुक्त होते थे, फ्री होते थे, इन पर ये टैक्स लगता बिल्कुल नहीं था। लॉर्ड की जागीरों पर कृषकों के परिवार को सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिन काम करना पड़ता था। जो लॉर्ड की जो जागीर होती थी, जो उनके खेत खलियान होते थे, उसमें कृषकों के परिवार को सप्ताह के 3 या उससे अधिक काम करने को वो लोग बाध्य थे, उनको काम जरूर करना पड़ता था, तभी उनको कृषकों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी लॉर्ड के माध्यम से। इस श्रम से होने वाले
उत्पादन को श्रम अधिशेष कहा जाता था। जो लॉर्ड की जो भूमि होती थी, उस पर जो कार्य होता था, कार्य से प्राप्त जो भी उत्पादन होता था, जो प्रोडक्शन हुआ, उस प्रोडक्शन को क्या कहा गया है? श्रम अधिशेष कहा गया है। आगे है कृषि विस्तार के कारण जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ। जो कृषि का जो विस्तार होने लगा धीरे धीरे जो कृषक समाज के द्वारा, उससे क्या हुआ? फिर जनसंख्या बढ़ने लगी, व्यापार बढ़ने लगा, नगरों का विस्तार हुआ और एक चौथा वर्ग नगरवासी का उद्भव हुआ। धीरे धीरे जो कृषि के उत्पादन प्रोडक्शन के कारण जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो धीरे धीरे वहाँ पर फिर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नए नए फिर एक तरीके से कारखाने भी लगाए होंगे और उन लगने के कारण फिर एक नगर का विस्तार हुआ। भाई लोगों के बसने के लिए जगह भी चाहिए, उसके लिए इस तरह से नगरों का विस्तार हुआ और एक नया जो चौथा वर्ग एक नगरवासी का उद्भव हुआ। नगरों की स्वतंत्र हवा, वैतनिक कार्य और लॉर्ड के नियंत्रण से मुक्ति के कारण सामंती संबंध अब कमज़ोर पड़ने लगे। जब धीरे धीरे जब कृषक समाज ने परिवर्तन किया, वो लोग नगरों में रहने लगे, तो इस नगरों के कारण जब नगर जब बसे तो इसमें जो लोग थे वो स्वतंत्र होने लगे सामंतों से, क्योंकि वो उनको स्वतंत्र हवा मिल गई थी, एक नया एक मार्ग मिल गया था। अब ये लोग वैतनिक कार्य करते थे, यानी वेतन के द्वारा एक नए नए कार्य करने लगे। इसमें ये नहीं कि मजदूर के बदले उनको सुरक्षा मिलती, सुरक्षा नहीं, उनको वेतन मिलने लगा, वेतन पैसे के रूप में, और लॉर्ड के नियंत्रण से ये लोग मुक्त होने लगे। इस तरह के जो सामंत हैं और जो कृषक हैं उनके बीच में जो संबंध थे वो अब टूटने लगे। तो ये अब सामंत की जो व्यवस्था थी वो कमज़ोर पड़ने लगी और इनकी संबंध अब कमज़ोर हो गए थे। 11वीं शताब्दी तक यूरोप में विभिन्न प्रौद्योगिकी में बदलाव, लोहे के फालों का प्रयोग, पशुओं को हलों में जोतने के तरीकों में सुधार, पशुओं के खुरों में लोहे के नालों का प्रयोग, धीरे धीरे जब यूरोप में विकास होने लगा तो जो कृषक लोग हैं उसमें भी वो लोग कुछ ना कुछ नए नए परिवर्तन करने लगे। वो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, जो खेती के लिए जो लकड़ी के फाल प्रयोग किए जाते थे, फिर धीरे धीरे उसमें क्या हुआ? लोहे की फालों का प्रयोग होने लगा। पशुओं को हल में जोतने के तरीकों में सुधार हुआ, पशुओं के खुरों में लोहे का प्रयोग, लोहे की जो नाल होती थी उसका प्रयोग करने लगे ताकि उनके खुरों को घिसने से बचाया जा सके। 2 खेतों वाली फसली व्यवस्था में अब 3 खेतों वाली फसली व्यवस्था चालू हो गई थी। वायु और जल शक्ति के उपयोग में कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। देखो सिंपल सी बात है, अगर धीरे धीरे जब विकास होता है तो उसमें कुछ ना कुछ नया बदलाव आता है ताकि वो रोजगार में जो आगे चलकर कृषि उत्पादन में बढ़। तो इस तरीके से फसल के बढ़ने के कारण फिर धीरे धीरे बदलाव आए और इसी क्रांतिकारी परिवर्तन ने यूरोप में एक नई विचारधारा, एक नई स्वतंत्र हवा के रूप में एक नई समाज की शुरुआत करी। 14वीं शताब्दी का संकट। 14वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप का जो आर्थिक विस्तार है वो फिर धीरे धीरे कम होने लगा, उसका जो विस्तार था वो धीमा होने लगा। इसमें कई कारण थे। मौसम में परिवर्तन, और मौसम में परिवर्तन होने के कारण मौसम छोटे छोटे होने लगे। गहन जुताई ने भूमि को कमज़ोर बना दिया। जनसंख्या वृद्धि से उपलब्ध संसाधन कम पड़ने लगे। ऑस्ट्रिया और सर्बिया में चांदी की खादानों के उत्पादन में कमी होने लगी, जिस कारण से जो धातु मुद्रा थी उसमें गिरावट हुई। परिणाम स्वरूप व्यापार प्रभावित हुआ। अगला है महामारियाँ। जब कोई भी समय है वो उस समय तक ठीक रहता है जब तक उसकी अति नहीं होती। धीरे धीरे जब यूरोप के समाज में जब चीज़ों को बढ़ाया गया और बढ़ाने के साथ साथ उसका कुछ न कुछ नुकसान भी देखने को मिला। जब खेती की गई, धीरे धीरे जब खेती जब बढ़ने लगी, एक टाइम पर ऐसा आ गया खेती उसमें जो निश्चित भूभाग था उस पर जब ज़्यादा खेती की तो उसकी उर्वरा शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी। जब मौसम में परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर था वो धीरे धीरे बदलने लगा था, फैक्ट्रियाँ लगने लगी, रोजगार के अवसर बढ़ने लगे, तो इसके लिए परिवर्तन वहाँ पर देखने को मिलता है। और जनसंख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगी तो संसाधन की कमी, जाहिर सी बात है संसाधन कम होंगे ही होंगे। अभी जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर जो चारों तरफ जो कूड़ा करकट बढ़ेगा उससे फिर नई नई बीमारियाँ पैदा होंगी। तो ये सब जो कारण है, ये सब आर्थिक कारण थे। इनसे जो वहाँ का जो समाज था वो उसमें उन्नति में थोड़ा धीमा हो गया
और ये एक संकट के रूप में उभर कर सामने आया 14वीं शताब्दी में। राजनीतिक परिवर्तन, नई शक्तिशाली राज्यों का उदय, संगठित स्थायी सेना, एक स्थायी सेना, नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ। मतलब जो राजनीतिक परिवर्तन हुए, इस राजनीतिक परिवर्तन में क्या हुआ, जो नई नई शक्तियाँ थीं और उन शक्तियों के द्वारा राज्यों का उदय हुआ। संगठित स्थायी सेना, एक स्थायी सेना बनने लगी और नौकरशाही के रूप में, नौकरशाही होता है जहाँ पर सरकार के द्वारा जो लोगों को नियुक्त किया जाता है और उनके द्वारा काम किया जाता है उसे मतलब राज्य के अंतर्गत। और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। इस राजनीतिक परिवर्तन में कारण एक परिवर्तन ये भी हुआ जो नेशनल लेवल पर एक नई टैक्स प्रणाली भी आरंभ हुई जिसके आधार पर शासन व्यवस्था को चलाया जा सके। नई शासन व्यवस्था पुरानी शासन व्यवस्था से थोड़ी भिन्न थी। और कैसे भिन्न थी? अब जो शासक था अब पिरामिड के शिखर पर नहीं था, यानी कि उसकी जो शक्ति था टॉप पर नहीं थी, अब वो नहीं थी। वो पहले के जो होते थे वो राजभक्ति होती थी, उसमें विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब लोगों के लिए जो कार्य करता था, लोगों की इच्छाओं के अनुरूप जो कार्य होता था, अब वो बस वही अब शासन को देखता था। वह अब व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। अब वो जो शासक था, अब उस शासन व्यवस्था में वो शासक अब खाली एक क्या रहा, अनुयायी तंत्र का एक केंद्र बिंदु रह गया था। यानी कि जो लोग अनुयायी हैं, अगर वो जो जनता है वो उसको पसंद करेगी तो उसको रखेगी, अदरवाइज वो उसकी कोई मतलब फिर अब शक्ति नहीं रहेगी शासक की। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही वीडियो में। तो हम आगे अगले चैप्टर की वीडियो के बारे में बाद में बात करेंगे।